हाँ, तो आज देखो, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं अपन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मैंने लिखा है NHRC, NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये आपके कोर्स में तो है ही, लेकिन मैंने कुछ बातें एक्स्ट्रा बताई है जो आपको सीखना ही सीखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने कुछ फैक्ट भी जोड़ दिए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन, छोटी सी एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने मूल अधिकार सारे पढ़ लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। उसमें एक क्वेश्चन और है कि अगर भारत में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा या फिर न्यायपालिका के अतिरिक्त किन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट जो हैं उनकी रक्षा होगी, ठीक है, लेकिन उन 6 अधिकारों में रक्षा हो जाएगी, लेकिन उन मूल अधिकारों के अलावा और कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी न्यायपालिका के अंदर, जो हमारी और इंसानों की या भारतीय नागरिकों की जो रक्षा करते हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी बारे में अगर क्वेश्चन पूछे 2 मार्क्स में तो ये आंसर लिखना है। यानी कि व्हाट स्ट्रक्चर हैव बीन क्रिएटेड इन इंडिया इन एडिशन टू द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि हम जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका तो है ही है, हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो तो है ही है, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से हैं तो आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिन जो संख्या में कम होते हैं, मैंने आपको इसके बारे में सब बता रखा है। जैसे भारत के अंदर मुस्लिम है, सिख है, या अल्पसंख्यक है, तो इनका एक आयोग है, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करता है। ठीक है, उसको हक है कि वो अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठा सकता है, अल्पसंख्यकों की जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सामने ला सकता है और उसको सॉल्यूशन कर सकता है। मतलब वो तो नहीं करेगा, लेकिन वो करवा लेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, एक राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, जो महिलाओं की जो भी कोई बातें होगी, महिलाओं की जो प्रॉब्लम है, कोई महिलाओं से रिलेटेड इश्यू है, वो पूरी सोल्व कर देगा। एक है ST SC का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये हो गया SC राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वो सब के अभी नीचे और बता दूंगा मैं। आपके कोर्स में इतना सा ही लिखा हुआ था इसलिए मैंने वो लिखा है, अब मैं बताऊंगा मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा है जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो ये तो इतना ही बिल्कुल सफिशिएंट है, ये तो आपको पूरा याद करना आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन कौन से आयोग हो गए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। ठीक है, यानी कि द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एक्सेट्रा। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज और दलित्स। इन सब की ये ध्यान रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, ये तो चलो पूरा का पूरा आपको याद करना है क्योंकि आपकी बुक में एज इट इज है। अब एक क्वेश्चन जो ये है ना, इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई इसके अंदर, तो जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई है जिसको आपको क्या करना है, अपने इस नोट्स वाले रजिस्टर में तो उतारना है, लेकिन एग्जाम के अंदर आप ना लिखो तो चल सकता है, क्योंकि वो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई मैंने, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है NHRC, ध्यान रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऐसे ये तो है पूरे भारत लेवल के ऊपर, ऐसे राज्यों के अंदर भी होता है, स्टेट में वो होता है SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये तो राष्ट्रीय है, राष्ट्र नेशनल का वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब पूरे देश में। एक होता है स्टेट लेवल का, ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करवा दूंगा आपको। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जिसके अंदर NHRC से क्वेश्चन नहीं आता हो, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको जो जिस हिसाब से लिखा है आपको वैसा याद करना है, जो एक्स्ट्रा होगा मैं इस रेड पेन से टिक कर दूंगा। पहली बात है गठन, मतलब ये बना कब, तो 1993 के अंदर 1993 में भारत सरकार के द्वारा इसको बनाया गया, हमारी भारत सरकार ने इसको मान्यता दे दी, और ये बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1993। ये बिल्कुल आपको याद करना है, फॉर्मेशन हो गया 1993 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। अब है संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये संरचना भी आपको याद करनी है, लेकिन यहाँ तक इतना ही है आपके को, इसके नीचे एक्स्ट्रा बातें लिखी जो लेवल की बात है, लेकिन इसके ऊपर आपको याद करना है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, संरचना का मतलब क्या होता है भाई, कमीशन एक आयोग तो पूरा बड़ा ऐसा ऑफिस की तरह हो गया कि आयोग, कमीशन आयोग है, उसमें कौन कौन होते हैं, तो ये टोटल होते हैं, एक तो चेयरमैन होता है, मतलब एक तो अध्यक्ष होता है, जो कौन होगा। अब अध्यक्ष के लिए भी फिक्स शर्त है, कंडीशन का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या फिर कौन हो सकता है, फिर 4 ऑप्शन होते हैं नीचे, तो ध्यान रखना जो चेयरमैन होगा वो फॉर्मर चीफ या फिर अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य या फिर अन्य न्यायाधीश। ध्यान रखना मैंने अन्य वर्ड एक जोड़ा है
कि वह सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर अन्य न्यायाधीश भी होगा। लेकिन बात को ध्यान से समझना, पहले एक्चुअली क्या था, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था फिक्स, लेकिन 2019 के अंदर 2019 के अंदर एक बात जोड़ दी कि चीफ जस्टिस, देखो आपको बता दो मैं अगर किसी को नहीं पता हो तो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सीजेआई होते हैं, जो हमारे भारत के पूरे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा मान लो कि इंडिया की सीजेआई सिर्फ एक ही होता है, जो क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उनको सीजेआई बोलते हैं, ठीक है। तो वो सीजेआई होते हैं वो ही जो रिटायरमेंट हो गया हो उनका पूर्व, जो अभी सीजेआई वो तो नहीं हो सकता है इसका अध्यक्ष, ध्यान रखना यहाँ पर फॉर्मर वर्ड यूज़ किया है, फॉर्मर का मतलब पूर्व, तो ध्यान रखना फॉर्मर ही होना चाहिए, जो अभी पद पर हैं वो तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो फिर सीजेआई होंगे। लेकिन जो रिटायरमेंट जिन्होंने ले लिया, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इनके चेयरमैन हुआ करते हैं कि इनकी ये कंडीशन थी। लेकिन 2019 में ये भी बात लागू कर दी कि अब से पूर्व मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही होंगे, उनके साथ में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट अपने जब पढ़ा था 10th क्लास में, हालांकि 11th बोर्ड आगे और पढ़ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी नीचे अन्य जज होते हैं, मतलब अदर जजेज होते हैं जिनको अपन अन्य जज बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो वो न्यायाधीश जिन्हें बोलते हैं वो भी हो सकते हैं, अब ध्यान रखना दोनों ही हो सकते हैं। तो ये भी आपको लिखना है कि जो अध्यक्ष होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का पूरे मुख्य न्यायाधीश या फिर उन अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। आपको 2019 वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप एक्स्ट्रा में कहीं लिख लेना कि ये बात 2019 में जोड़ी गई। दूसरी बात, एक तो अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य होंगे, 2 सदस्य कौन होंगे, वो न्यायिक क्षेत्र से होंगे, मतलब 2 मेंबर होंगे फ्रॉम द जुरिडिक्शन। न्यायिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट से आता है, तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, मतलब जो न्याय करता है वो न्यायिक क्षेत्र कहलाता है। तो न्यायिक क्षेत्र से होंगे 2 मेंबर, वो कौन होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर बनेंगे। वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का तो वो जज हो सकता है, ठीक है, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, समझ गए, वो कोई सा भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। लेकिन वो 2 जने होंगे, फिक्स है, वो न्यायिक क्षेत्र से होंगे 2, ठीक है। फिर 2 बात आई, 2 सदस्य और होंगे जो मानवाधिकारों के बारे में जानते हो, जो मानवाधिकार के बारे में, मतलब मानव क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, कैसे कैसे उनकी पालना करनी चाहिए, कोई उसका अगर उल्लंघन करा तो कैसे उसका सुरक्षित किया जाए, उसको बचाया जाए, वो सब बातें। तो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट होगा, उसके 2 बंदे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 2 तो ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हो गए, 2 जुरिडिक्शन न्यायिक क्षेत्र से होंगे और एक चेयरमैन साहब खुद है ही। ये इतना तो आपके कोर्स में है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें और होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाए, तो आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है। अब कुछ बातें समझ लो। एक्स ऑफिशियो मेंबर, उन्हें बोलते हैं पदेन सभा सदस्य जो होते हैं। अब इसके बाद में जो और नीचे पदेन सदस्य और होते हैं, उनके पास में भी छोटी मोटी पावर है, वो भी इसके अंदर मानवाधिकार के अंदर शामिल किए गए हैं। अब उनमें भी देखो शर्त है कि जब ये NHRC बना था तब ये नंबर 1 अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष बिल्कुल पहले था, अनुसूचित जाति का आयोग अध्यक्ष पहले था, अनुसूचित जनजाति का आयोग अध्यक्ष ये भी था, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष ये भी था। बस ये 4 हुआ करते थे। लेकिन 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर OBC आयोग लिख लेना पूरा, OBC कमीशन, ये 3 2019 के अंदर जोड़ दिए गए। पूरी बात समझना कि जब इसकी स्थापना हुई 1993 के अंदर, उस टाइम पर ये ऊपर का सिस्टम तो है जो वो तो था ही था, उसके साथ में इन 5 तक, यहाँ तक ये भी हुआ करते थे। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष भी इसके अंदर शामिल था, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी इसका सदस्य हुआ करता था, अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य भी हुआ करता था और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष भी हुआ करता था। लेकिन 2019 के अंदर एक वापस इन्होंने क्या करा, हमारे संविधान के अंदर एक चीज़ जोड़ दी कि अब आज से चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, यानी जो बाल संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी होगा और OBC कमीशन जो है वो भी इसका सदस्य होगा, मतलब मेंबर होगा। और चेयरमैन ऑफ द डिसेबल कमीशन जो विकलांग आयोग होता है वो भी उसका जो अध्यक्ष होगा वो भी होगा। मतलब इन सब के अलग अलग अध्यक्ष हुआ करते हैं,
ठीक है, चेयरमैन हुआ करते हैं। जो इनकी जैसे कि ये अनुसूचित जनजाति की बात करेगा, एसटी बोलते हैं अपन, ये एससी हो गया, एसटी हो गया। ये महिलाओं का आयोग, महिलाओं की बात करेगा। ये विकलांग जितने भी होते हैं, विकलांग हो गया चाहे हाथ पैर जो भी विकलांग में आते हैं, आप समझते हो आप, उन सब का एक आयोग है, ठीक है। उनके अंदर सिर्फ उन्हीं की सुनवाई होती है, उसका अध्यक्ष भी। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी साइड में कहीं लिख लेना कि टोटल कुल मिला के एक चेयरमैन, 2 मेंबर जुरिडिक्शन क्षेत्र से, 2 मेंबर इसके जानकार, और फिर ये एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए टोटल 7 कहाँ से होंगे वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 2 और 1 5 और 7 टोटल 12 के करीब ये हो गया, ठीक है। फिर बात आती है कि जो ये है नियुक्ति का मतलब ये जो NHRC हैं, इसका जो अध्यक्ष बनेगा, जो चेयरमैन बनेगा, उनकी नियुक्ति कौन करवाएंगे? उनकी नियुक्ति करवाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। पूरी बात को समझना, या तो 3 वर्ष या फिर 70 साल की एज हो जाए तब, दोनों में से जो भी पहले हो। पूरी बात समझना। अगर कोई चेयरमैन बना है अगर NHRC का, सपोज वो बंदा 68 ईयर्स का है, ऐसा मान लो कि वो 68 साल का है, 68 ईयर्स का है जब वो चेयरमैन बना था, तो इसका मतलब 2 साल बाद में 70 का हो गया, तो उसको फिर पद से इस्तीफा, मतलब पद छोड़ना पड़ेगा, उसकी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। भले ही 3 साल का कार्यकाल था, लेकिन दोनों में से जो पहले हो गया। और या फिर वो अगर जैसे 65 ईयर्स के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 68 की एज पर उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड हो गया। ज़रूरी नहीं है 70 का होना, 3 साल होना चाहिए, और या फिर 70 पहले होता है तो वो पहले होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी पहले होगा, या तो 70 वर्ष खुद की उम्र हो जाती है तब, या फिर लास्ट 3 साल तक रह सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं 65 का है कोई तो 5 साल तक नहीं, 5 साल तक नहीं रह पाएगा, 3 साल तक रह पाएगा। ये उसका कार्यकाल, टेन्योर होता है, ठीक है। फिर हटाना, मतलब इसको रिमूव अपनी पोस्ट से कौन हटाएगा, तो वो भी राष्ट्रपति तो पद पे बिठाएंगे और वही हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सी लेवल की बात बता रहा हूँ ये, क्योंकि आपके कोर्स में तो इतना ही है, बाकी पूरी चीज़ें नॉलेज की है। फिर आपके कोर्स में ये और है, टिक कर देता हूँ कौन कौन सी बातें आपके कोर्स में है, ठीक है। ये वो आपको लिखना है, और ये इसके बाद में ये भी आपके कोर्स में है, ठीक है। और इसके बाद में वर्क भी आपके कोर्स में। बस ये जो मैंने टिक किए हैं वो तो आपके कोर्स में, वो तो एग्ज़ाम में लिख के आना है, ठीक है। और एक नोट कहाँ गया, ये रहा, ये तो आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। लेकिन ये जो बीच वाली चीज़ है, यानी कि इसके ऊपर भी जो मैं बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ें अपन को एक्स्ट्रा के अंदर पढ़ना है, बाकी सब आपके कोर्स में यहाँ से लेके, ठीक है। बस इनको आप कहीं साइड में एक्स्ट्रा लिख लेना, या फिर साथ में लिख लेना, कहीं थोड़ा सा ऐसा बॉक्स बना के लिख देना कि ये चीज़ हमें नॉलेज के लिए, एग्जाम में ना भी लिखे तो चल जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा भी था आपको कि मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगी फ्यूचर के लिए। चलो, अब अपन ये बात कर ली। अब है ये NHRC का काम क्या है। तो NHRC का बेसिकली काम है कि द कमीशंस फंक्शंस इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ऑन इनिशिएटिव, या फिर ऑन ए पेटिशन presented to it by a victim into complaint of violation of human right। ध्यान रखना, पहला काम यह है कि मानवाधिकार के उल्लंघन मिलने पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं का मतलब है या तो ह्यूमन राइट खुद, या फिर इसमें शिकायत करने वाला वो जो बंदा कोई भी आएगा, वो दोनों की बात मानेगा। ये ध्यान रखना, मानवाधिकार के उल्लंघन मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद, या फिर अपनी पहल पर, या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। या तो खुद के लेवल पे, ध्यान से सुनना, या तो खुद के लेवल पे, या अपनी कुछ अप्रोच लगा के दूसरों के ज़रिए, या फिर जो खुद पीड़ित आ गया, कि जो पीड़ित का मतलब है कि जो जिसके मूल अधिकारों का नुकसान हुआ हो, जो उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ वो आ जाएगा। तो उन तीनों की बात को ही सुनेगा, ठीक है। उन याचिका पर जांच कर सकता है। दूसरा, जेल के अंदर कोई बंदी हैं, भाई जेल में जो बंद होते हैं वो जेली होते हैं, कैदी। तो जेल में जो कैदी हैं, बंदी हैं, उन बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है कि भाई जेल की, मतलब ऐसा मान लो कि जेल की निगरानी करने, जेल की संभालने के लिए जा सकता है कि जेल को संभाल के आगे क्या मामला है, जैसे वो जो कैदी है उनको सही रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा, क्योंकि कैदी का भी हक है कि उसको प्रॉपर जो भी 2 टाइम 3 टाइम खाना दिया जाए और ढंग से सोने के रहने के लिए व्यवस्था दी जाए, कैदी का भी हक है। तो ये वहाँ पर उसको भी चेक करने जा सकता है, ठीक है। तीसरा, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित, शोध का मतलब होता है खोज करना, रिसर्च करना,
मानवाधिकार के बारे में और क्या क्या जानकारियाँ हो सकती है, इंसानों के लिए और क्या फ़ायदा हो सकता है, मानवों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, इन सब में और ज़्यादा रिसर्च कर सकता है, ये इसके पास कार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना, विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स, मतलब कि वो उसको कंडीशन चेक कर सकता है। अंडरटेकिंग द प्रोमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, ह्यूमन राइट सेक्टर के अंदर या फिर इस फील्ड के अंदर वो उनके बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर सकता है। ये बेसिकली काम है। तीसरी अगली बात है वो है कि जो शिकायतें मिलती है ना इनको बेसिकली अब आप भी सोचोगे ये कि एनएचआरसी में शिकायत कर कौन सकता है, तो एनएचआरसी के अंदर शिकायतें बेसिकली ज़्यादातर जो मिलती है वो इस प्रकार की होती है। हालांकि कर तो कोई भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखना, अधिकतर प्राप्त शिकायतों का स्वरूप, हेडिंग ऐसी लगानी है। द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट्स, किस तरह की शिकायतें मिलती है? एक तो मिलती है हिरासत में मृत्यु। हिरासत में मृत्यु का मतलब है कि पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया, कस्टडी में लिया और उसकी मौत हो गई, तो ऐसा जो उनके पेरेंट्स हैं वो फिर एनएचआरसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो भी था उसकी मौत हो गई पुलिस की कस्टडी में। इसका मतलब ये है कि पुलिस पर क्वेश्चन मार्क लग गया, हो सकता है पुलिस ने उसकी पिटाई करी हो, कुछ ऐसे सवाल। ठीक है, एक बात, ऐसा मामला ज़्यादा आता है। या फिर हिरासत के दौरान बलात्कार, ये भी सुना होगा, रेप की घटनाएं महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जब उनको हिरासत में लिया जाता है तो पुलिस वाले ऐसे सूचनाएं आती है, वो भी खूब है। लोगों के गायब होने, पुलिस की ज़्यादती करने, कार्रवाई न किए जाने। लोगों गायब होने का मतलब किसी का, जैसे किसी को उठा लिया गया हो, ठीक है, किडनैप कर लिया हो किसी का, ये ऐसी सूचनाएं बहुत आती है। पुलिस ज़बरदस्ती कोई ज़्यादती कर रही है, मतलब ज़बरदस्ती कर रही है, या फिर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सब, या फिर महिलाओं के प्रति कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, इन सब के संबंधित मामले ज़्यादातर हज़ारों शिकायतें मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, हेडिंग आपको ऐसी लगानी है ये वाली, द कमीशन रिसीव्स द कंप्लेंट कि रिलेटेड टू कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप, डिसअपीयरेंस, पुलिस एक्सेसेस, फेलियर इन टेकिंग एक्शन, ठीक है, इंडिग्निटी टू वुमेन एक्सेट्रा, 1000 ऑफ कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड। इस तरीके की ये जो हैं कंप्लेंट है, इस एनएचआरसी को ज़्यादातर हज़ारों शिकायतें मिलती है। तो 2-4 याद हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तो आपके कोर्स में एज इट इज़ एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि एनएचआरसी पर टिप्पणी करिए, एनएचआरसी क्या है, तो आपको शुरुआत में ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये नोट भी लिखना है। नोट क्या है? अब आप सोचोगे फिर तो एनएचआरसी के पास बहुत पावर है, नहीं, पावर नहीं है। ये क्या कर सकता है? आवाज़ उठा सकता है। आवाज़ उठा सकता है मतलब किसी की प्रॉब्लम को सरकार के सामने या फिर न्यायालय के सामने, मतलब कोर्ट के सामने रख सकता है, खुद कुछ नहीं कर सकता। नोट पढ़ो, द कमीशन, यही नोट है जो मैंने बोला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रिसेक्शन इफ कैन merely रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और रिकमेंड टू द कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इट कंडक्ट्स। ठीक है, यानी कि नोट हिंदी में यहाँ लिखा है कि आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं। ऐसा नहीं कि वो खुद ही बैठ गया, लो भाई क्या प्रॉब्लम है, मुकदमा सॉल्व करता हूँ, नहीं, वो कोर्ट के पास पावर, इसके पास नहीं है। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, ये सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है, बस। ठीक है, यानी कि क्या कर सकता है कि ये गवर्नमेंट को इंक्वायरी के लिए जो भी है इनिशिएट, जो प्रोसीडिंग कर सकता है, मतलब मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है, बस इतना सा काम कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये भी, क्योंकि एक मुद्दा उठाने वाले भी तो होना चाहिए, वरना गरीब या जो पुअर लोग हैं वो दब के रह जाते हैं, वो अपनी यहाँ शिकायत रख सकते हैं। तो एनएचआरसी खूब उनकी हेल्प करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बॉक्स बंद किया है बॉक्स, वो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख के एक्स्ट्रा लिख लेना, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा। और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में और लिखवा रहा हूँ, अभी और लिखवाऊंगा, वो भी एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, वो क्या रहेगी कि अभी एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, फिर एनएचआरसी की फर्स्ट कौन था, ये कुछ छोटी मोटी बातें, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आती है, वो थोड़े फैक्ट और लिख लो अपने नोट्स के अंदर, और उसको एक बॉक्स में बंद कर देना। बॉक्स में बंद करने का मतलब है वो अपने फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, अब देखो एनएचआरसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी से आप अपडेट रहो, इन चीज़ों को अभी से माइंड में फिट करो कि आगे जब भी जाओगे ये चीज़ें नई, बिल्कुल नई नहीं लगेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे ये तो पड़ी हुई है। ठीक है, सिर्फ किताबी कीड़े बनने से सिलेक्शन या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए मेरी बातों को ध्यान देना। और जो ये मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा बातें वो बॉक्स में बंद कर लो भले, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप टेस्ट वगैरह में ना लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ NHRC की, शॉर्ट में लिख रहा हूँ NHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो फर्स्ट यानी कि पहले, ठीक है, पहले जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, सबसे पहले जब ये 1993 के अंदर बना तो पहले जो अध्यक्ष या फर्स्ट चेयरमैन बोल दो, वो जो NHRC के थे वो थे रंगनाथ मिश्र। ध्यान से समझना, वो रंगनाथ मिश्र अपने सबसे पहले अध्यक्ष थे NHRC के। ठीक है, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है अभी प्रेजेंट में कौन है, तो ये रंगनाथ मिश्र है, और वो प्रेजेंट में वो भी मिश्र से ही है, मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अभी अरुण कुमार मिश्रा है, यानी कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, यानी कि प्रेजेंट में जो चेयरमैन है, ठीक है, प्रेजेंट के जो चेयरमैन है NHRC के, वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस, यानी कि डे होता है ना, जैसे अपन हर किसी का दिवस मनाते, दिन मनाते हैं, वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस या डे मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को भी आपको दिमाग में फिट रखना है। और एक चीज़ इसमें बता दूं मैं आपको, कहाँ गया वर्तमान, अभी हाँ अरुण कुमार मिश्र है। और अगर इससे पहले जस्ट पहले वाला खूब लेवल की अगर तैयारी करते हैं तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है थोड़ा अलग लेवल से कि वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है ना, ये मेल ही है, फीमेल नहीं, अरुणा नहीं, अरुण ही है। वर्तमान में अरुण कुमार जो मिश्रा हैं, इनके पहले कौन था, तो वो भी अगर पूछ लिया जाए तो HL दत्तू। ठीक है, HL दत्तू इनसे पहले, जस्ट इनसे पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अभी प्रेजेंट में ये हैं, फर्स्ट ये थे। और मानवाधिकार आयोग जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी उठ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट के वो हैं NV रमन्ना। ठीक है, NV रमन्ना अभी प्रेजेंट के अपने मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इसको शॉर्ट में चीफ जस्टिस बोल दूँ, CJI भी बोलता हूँ, ओनली फॉर इंडिया का नाम भी नाम लूँ और इतना सा ही कह दूँ CJI, तो भी आप यही समझना कि वो NV रमन्ना ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो NV रमन्ना है। ये बहुत बड़ी ये फैक्ट है 4। और एक चीज़ और लिख लो, इस NHRC से रिलेटेड ही है, 5वां फैक्ट हो जाएगा। जैसे जो भी आयोग होते हैं वो अपनी अपनी कुछ अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, अपनी कुछ बातें रखने के लिए कुछ बुक्स वगैरह निकालते हैं, तो NHRC भी एक बुक निकालता है, ध्यान रखना। NHRC के द्वारा प्रकाशित पुस्तक या फिर बुक बोल दो, ये एक बुक निकालते हैं जिनका नाम है नई दिशाएं। ठीक है, नई दिशाएं के नाम की एक बुक निकालते हैं, NHRC के द्वारा निकाली गई बुक का नाम है नई दिशाएं। आप भी इस बुक को पढ़ सकते हो, आपको खूब सारे नॉलेज इंक्रीज होता है इससे। ठीक है, तो NHRC के द्वारा प्रकाशित बुक अगर पूछे तो नई दिशाएं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अब क्या होगा कि जैसे साल 2 साल 3 साल में कुछ चीज़ें बदलती हैं, जैसे कि ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ये चेंज होगा क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने अभी हैं, हो सकता है साल 2 साल में चेंज हो जाए। ठीक है, फिर ये फिक्स है, ये तो पहले जो तो वो तो पहले ही थे, ये भी फिक्स है और ये भी चेंज हो सकते हैं। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है, हो सकता है नेक्स्ट साल 2 साल में और चेंज हो जाए, लेकिन आपको नॉलेज तो रहेगा ना
कि पहले ये था, तो इनको आपको अपडेट करना है। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो या फिर स्टार बना लिया करो कि ये जब भी अपडेट होगा न्यूज़पेपर में आएगा तो इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का जो NHRC का वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की बात है। ठीक है, ओके।